अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आगे अपीयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। आपका एक कैटेगरी होता है जीएस का, एक होता है रीजनिंग का, एक होता है मैथ का। और अगर इसमें वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीएस का। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका जीएस को देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 30 ही क्वेश्चन आपका मैथ का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्रोच लगा करके अपने एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा भी एग्ज़ाम 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में था और मैंने एग्ज़ाम दे कर आया। उसी के अनुसार मैं आपको एग्ज़ाम को रिव्यू दूंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अगर बता दूं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं रीजनिंग सेक्शन से। ठीक है, अगर आपका रीजनिंग से देखिए, एक होता है दो एस्पेक्ट होता है कि आप शुरू से अभी तैयारी करना शुरू किए हैं 2 से 4 महीने से, या आप लगभग 1 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं जब से ये एग्ज़ाम। अगर आप देखा जाए तो ये एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो भी लगभग आपका 1 साल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन से ही अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके पास इतना पर्याप्त समय था कि आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं रीजनिंग की अगर पोर्शन की बात करूँ तो जैसा कि रीजनिंग पोर्शन में आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, उसको आपको मिस करना ही नहीं है। आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में इसको रिवाइज करके जाना ही जाना है आपको, अगर एक अच्छा डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं अगर बता दूं तो रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक आपको सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, उस पर आप अगर देखेंगे रिव्यू में तो आपके रीजनिंग सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन केवल सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है। मेरे वाले पोर्शन में 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर वाला जो पोर्शन होता है कि एक सर्कुलर टेबल के अंतर्गत कुछ आदमी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं या लगभग केंद्र के अंदर ही मुँह करके बैठने वाला ही सवाल पूछ रहा है। कभी कभी ये होता है कि केंद्र के बाहर भी होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाहिने और बाएं वाला ये आपका ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपको सर्कुलर टेबल और एक दूसरा जो टॉपिक था, 3 क्वेश्चन सर्कुलर टेबल का और 2 क्वेश्चन आपका आया था एक पंक्ति में, जो एक रो में बैठे रहते हैं उसका 2 क्वेश्चन आया था। टोटल एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन आपका आया था आउट ऑफ 30 सिटिंग अरेंजमेंट से। तो आपको किसी भी हालत में सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के नहीं जाना है। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर 2 से 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको मान कर चल रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी से पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से तैयार कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आप सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लीजिए। आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस सिटिंग अरेंजमेंट को आपको छोड़ के नहीं जाना है। उसके साथ दूसरी टॉपिक की मैं बात करूं तो मेरे सेक्शन में, मेरे शिफ्ट में आया था पजल का 2 क्वेश्चन, और मैं उसके साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड हैं, 2-4 फ्रेंड का भी एग्ज़ाम मेरे हुआ था 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद। उनसे भी मैंने जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, पजल का भी मेरे में क्वेश्चन आ रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट का मिला करके हो जाएगा इन रीजनिंग सेक्शन। इसके साथ ही साथ कुछ आपका एक नया नहीं, अगर वो आपका देखेंगे तो रीजनिंग से ही रिलेट करेगा, लेकिन थोड़ा सा नया आपको मिल सकता है। जैसे कैसे, मेरे वाले में 3 अक्षर का मतलब 132 ऐसे हो गया, मान लीजिए 464 ऐसा कुछ हो गया। इस तरीके से 5 आपका दे दिया है, क्या 5 आपका 3 अंकों की संख्या दे दिया है, और लगभग सभी में अंक क्या है, डिफरेंस हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में डिफरेंस ही अंक हैं, कुछ में कॉमन भी अंक है, कुछ में डिफरेंस भी अंक है। तो उसको 3-3 अंक की अंकों की संख्या दे करके पूछा है। इन संख्याओं में जो अंक इस्तेमाल हुआ है उसको अवरोही क्रम में बोल देगा या आरोही क्रम में बोल देगा कि इसमें व्यवस्थित करके रखने पर
कितनी संख्याओं का मान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जैसा कि मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप पहले से भी ये वाला सवाल पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो ये वाले सवाल भी आपको करके जाना है। और मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आप इससे पहले भी ये वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ना कि वर्ड, इसमें क्या होता था पहले SSC वाले में क्या होता था, एक बड़ा सा वर्ड दे देता था 9 से 10 अक्षरों का, 10 टर्म्स का ABCD से रिलेटेड, और उसको पूछता था इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में व्यवस्थित करिए, इनके अकॉर्डिंग टू प्लेस की वैल्यू की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किस तरीके से आते हैं। उसके बाद प्लेस करने के बाद पूछता था आपसे कि कौन से अंक का, कौन से टर्म का स्थान अपरिवर्तित है। तो इस तरीके से रिलेटेड था। उसके साथ साथ आपका जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और न्यूमेरिकल सीरीज़, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते ही हैं, इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो ये टॉपिक आपको और कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लगभग आ ही नहीं रहा है। आपको बता दूँ, मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाइस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने से तो मेरे शिफ्ट में नहीं आया, मेरे दोस्तों के शिफ्ट में भी नहीं आया। तो इन सारे क्वेश्चनों से नहीं आ रहा है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक आपका हो गया डाइस, एक हो गया मिरर इमेज, उसके साथ ही साथ आपका क्लॉक का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, और कितने फिगर हैं ये भी नहीं आ रहा है, और एम्बेडेड फिगर का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप इन टॉपिक को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो मैं आपको बताया पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद सिलोजिज्म, अलजेब्रा का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़, और आपको मैं बता दूं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन मेरे वाले शिफ्ट में मैं बता दूं कि कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया था। आपका सीधा जो बोलता नहीं कि इशारा करके एक A पर्सन B पर्सन की ओर इशारा करके बोलता है कि वो मेरा ये इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपको रीजनिंग पोर्शन में करके ही जाना है। और अगर बात करें मैथ के सेक्शन की, तो मैथ का सेक्शन आपका 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं। आपका अप्रोच चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 23 से 24 क्वेश्चन या मोटा मोटा 25 क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो आपसे डिवेबल हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है 6 से 8 महीने, तो भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा मतलब आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन कम आ रहा है, और मैथ में अरिथमेटिकल मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ के दोनों जाइए, एडवांस मैथ भी पढ़ के जाइए, अरिथमेटिकल मैथ भी पढ़ के जाइए, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस रखना है अरिथमेटिकल मैथ में। अरिथमेटिकल मैथ में आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को छोड़ के ही नहीं जाना है। हर एक शिफ्ट में आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे शिफ्ट को आपको ये करके जाना है, और मेरे शिफ्ट में और मैंने अपने दोस्तों से जो पता किया तो उसमें रेस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रेस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और आपको इलेक्शन का क्वेश्चन करके जाना है। इलेक्शन से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली परेशान करेंगे। आपका कॉन्सेप्चुअली थिंकिंग देखेंगे कि किस तरीके का अप्रोच है आपको इस क्वेश्चन को हल करने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अरिथमेटिकल मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, आपका नाव वाला होता है, धारा और नाव वाला, रेलगाड़ी वाला, उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके साथ ही साथ अनुपात समानुपात का, और जितने भी परसेंटेज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके अरिथमेटिकल मैथ में, अंकगणित में, आपको उसको अच्छे से तैयार करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और एडवांस लेवल में आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ अलजेब्रा का जो बेसिक आता है x+1/x वाला भी अगर करके जाएंगे आप तो भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं आ रहा है, लगभग हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं तो आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। पर्सनली अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो मेरे शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का, और त्रिकोणमिति का मतलब 1 क्वेश्चन, उसके साथ मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, वो भी शंकु से था। तो ये था आपको मैथ में इस तरीके से आपको तैयारी करके जानी है। और जो सबसे मेन टॉपिक है वो है जीएस। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में जीएस का जो पोर्शन है वो 40 क्वेश्चन है। 40% का वो टॉपिक आपका लेकर बैठा है। तो आपको किस तरीके से, और आपको मैं बता दूं, देखिए जो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे वो जीएस पोर्शन नहीं बूस्ट करेगा। भाई जीएस में आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ के जाएं तब भी एक ह्यूमन लिमिटेशन लग जाएगी कि हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग पोर्शन में आप अराउंड 50 to 55%, 60 क्वेश्चन में 50 to 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पूरी कोशिश करिए।
और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको देखने को मिलते हैं ना रिव्यू में कि मैंने 90-95 अटैम्प्ट किया, उस पर मत जाइए आप। करने का तो आदमी 100 अटैम्प्ट कर देता है, आप भी कर देंगे 100 अटैम्प्ट, लेकिन आप उस पर मत जाइए। आपको कितना अटैम्प्ट करना है, आपको सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है जो आपको एग्जैक्टली आता है। उसके साथ ही साथ दूसरे, देखिए पेपर को एक ही बार में नहीं अटेम्प्ट किया जाता। पेपर को कुछ पोर्शन को ऐसे रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कैलकुलेटिव है, तो उसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। नहीं, अगर उसी पर आप लगे रहेंगे तो आपका वो समय भी खाएगा, और इसके साथ ही साथ आपकी मेंटालिटी, अगर वो मान लो आपका समय खाने के साथ साथ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो अब वो मेंटालिटी आपकी पूरे एग्ज़ाम में आपको रहेगी कि लगता है मैंने सही से तैयारी नहीं की है। आपने सही से तैयारी की भी होगी, लेकिन आपको लगेगा कि वो मैंने सही से तैयारी नहीं की है। तो आपको ये नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लगे, जो आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप उसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। जो आप इजी क्वेश्चन है उसको पहले हल करिए, सेकंड अटेम्प्ट में जो आपने मार्क एंड रिव्यू किया है उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, 2 बार में आपका अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ ही साथ कोई भी आपको कहे कि हाँ मैंने 95, मैंने 100 किया ना, मैंने 90+ किया, आपको उसको नहीं देखना। आपको अपने से देखना है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और मेरा कितना ठीक एक्यूरेटली मैंने अटेम्प्ट करके पहुंचाया। अगर आप 80 भी, 75 भी, 70 भी अच्छे से करके आएंगे ना, 100% एक्यूरेसी से अगर आप 70 भी करके आएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। दूसरे को देख करके अटेम्प्ट नहीं करना है कि अगला आदमी कितना अटेम्प्ट कर रहा है और मैं उससे कम ही अटेम्प्ट कर पाया, इसको नहीं देखना है। आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपको अपनी एक्यूरेसी को देखना है, आपको अपने अप्रोच को देखना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप दूसरे को मत देखिए और अपना खुद का अटेम्प्ट करिए, जेन्युइन अटेम्प्ट। और बात करूँ जीएस पोर्शन का, तो जीएस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस बार जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर सेक्शन। करंट अफेयर सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिल ही जाएगा। करंट अफेयर में इस समय जो टॉपिक ट्रेंड पे चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, वो चल रहा है आपका योजना से रिलेटेड। लगभग हर एक शिफ्ट में किसी न किसी योजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो मेरे वाले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन योजना से थे। मैं यही कहूँगा कि आप योजना को अच्छे से पढ़ के जाइए, योजना को अच्छे से थारोली क्लियर करके जाइए कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है योजना से। उसके साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए वो है इंडेक्स। बहुत सारे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, भारत की रैंक कितनी है, भारत की मतलब टॉप रैंक कौन सा देश स्कोर कर रहा है। उसके साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर कौन से होते हैं, भारत ने कितना स्कोर किया और हमारे देश का जो पिछला रैंक था वो कितना था और इस बार कितना हुआ। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप अगर देख सकते हैं तो देख के जाइएगा। इसके साथ ही साथ जियोग्राफी का मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन था आपका चैनल से कि कौन सा चैनल किसको डिवाइड करता है। उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन था आपका सुंदरवन डेल्टा से कि सुंदरवन डेल्टा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ के जाना है। हिस्ट्री से आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग हर एक शिफ्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन। तो मैं यही कहूँगा कि हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल साइंस को आपको नहीं छोड़ना है। पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता दूं कि इस समय जो आर्टिकल आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आ रहे हैं ये आपका पंचायत से, ग्राम पंचायत से आर्टिकल बहुत ही रिलेटेड आ रहे हैं। उसके साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपका नागालैंड जो असम नागालैंड त्रिपुरा जो भी जितने 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उसके बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उसको भी थारोली पढ़ के जाइए। उसके साथ ही छोटा मोटा ये भी देख लीजिए कि जो हमारी अनुसूचियाँ हैं वो कौन कौन सी पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची किसके बारे में डिफाइन करती है, किसके बारे में बात करती है, ये आप अच्छे से देख करके जाइए। उसके साथ ही साथ आपको मूल अधिकार के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि जानते हैं कि मूल अधिकार से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 99% चांस है कि उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप दूसरे को ना देख करके अटेम्प्ट करें अपना पेपर, बल्कि अपने खुद पर विश्वास करके अटेम्प्ट करें कि किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूँगा। मैं दूसरे को देख करके नहीं अटेम्प्ट करूँगा, जो मेरा जेन्युइन मुझे जो आता रहेगा उसी को मुझे अटेम्प्ट करना है। देखिए एक जो होता है एलिमिनेशन टेक्निक, उसका इस्तेमाल करके आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ा सकते हैं। जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ही ऑप्शन में आप अगर फंस रहे हैं तो आप तुक्का मारिए, आप तब रिस्क लीजिए, उसमें चांसेस 50-50% की आपका गलत और सही होने का।
अब अगर किसी ऑप्शन के बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, तो अगर आप उसमें मारेंगे तो भाई आपका 99% चांस है कि हाँ आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि तुक्का उसी में मारिए जिसमें आप 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं तो आप जेन्युइन जितना आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है एक्यूरेट उसी पर टिके रहिए, उसी पर स्टॉप हो जाइए, वही आपका प्री निकलवाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों होपफुली मैं अपनी बातों को आप तक समझाने में समर्थ रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।